पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो जो फर्टिलाइज़र है वो मैन्योर से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, इसको यहाँ पर देखना है। तो हम इसके लिए ऐसे बना लेते हैं कॉलम, एक तरफ फर्टिलाइजर से लिख लेते हैं और दूसरी तरफ मैन्योर। तो फर्टिलाइजर्स में क्या लिखना है, डिफरेंस बताने हैं। तो बेसिकली 4 डिफरेंस यहाँ पर बताए जाएंगे। फर्स्ट क्या डिफरेंस है, फर्टिलाइजर्स इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, में से मानव द्वारा निर्मित होते हैं। मैन्योर में क्या है, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जबकि मैन्योर का फॉर्मेशन नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट मटेरियल हैं उनको माइक्रोब्स के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है। सेकंड डिफरेंस क्या है, फर्टिलाइज़र प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइज़र को हम फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। जबकि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, इन्हें हम आसानी से फील्ड में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है, डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइज़र किसी भी टाइप से के ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जबकि मैन्योर से प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस, इससे बहुत ज़्यादा ह्यूमस का निर्माण होता है। फोर्थ में वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। मीन्स फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जबकि मैन्योर में बहुत कम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या है, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इरिगेशन क्या है, ये पीछे आपको बताया गया है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये इरिगेशन द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मीन्स जो क्रॉप्स है उसको नियमित अंतराल पर पानी देना ही कहलाता है इरिगेशन। सोर्स भी है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है कि इरिगेशन क्या है, और 2 ऐसे मेथड बताने हैं जिनसे वाटर की बचत होती है। तो वो मॉडर्न में हमें यूज करना है। एक तो आपके स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा ड्रिप सिस्टम, इसी को उसमें लिखना है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 क्या है, इफ़ वीट इज सो इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। यदि हम गेहूं को खरीफ सीजन में बुआई करें तो क्या होगा। ठीक, तो आंसर है इफ़ वीट इज सो इन द खरीफ सीजन, जो कि जून टू अक्टूबर होता है, then the whole crop might get destroyed because of many factors such as lack of optimum temperature, adaptability, etc. Kharif season includes the rainy season, which is not favorable for the growth of wheat crop. Therefore, wheat crop should not be sown during this season. मीन्स ये है, एक तो खरीफ के टाइम अगर हम गेहूं की बुआई करते हैं तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से फसल डिस्ट्रॉय हो सकती है। उनमें से एक ये हो सकता है कि जो टेम्परेचर चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, एडाप्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, और दूसरी चीज़ है कि खरीफ सीज़न इंक्लूड्स द रेनी सीज़न, ये रेनी सीज़न में होती है, जो कि गेहूं के लिए फेवरेबल नहीं होते। इसकी वजह से खरीफ क्रॉप जो है और गेहूं को खरीफ
क्रॉप के सीजन में नहीं सो कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन लिखा गया है, फिर से देख लेते हैं आंसर। तो है इफ़ wheat is sown in the kharif season then the whole crop might get destroyed because of many factors such as lack of optimum temperature, adaptability। ठीक, तो ये जो दो चीज़ें हैं मुख्य रूप से, एक तो एडाप्टेबिलिटी है और दूसरा ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ग्रो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन द फील्ड। अगर हम लगातार क्रॉप का प्लांटेशन करते जाएंगे तो सोइल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या है। वैसे नॉर्मली हम जानते हैं अगर कंटिन्यूअस किसी भी क्रॉप को ग्रो करेंगे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो यील्ड कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक, तो इसमें देखते हैं क्या लिखना है। कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड मेक्स द सोल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। मीन्स अगर लगातार हम फसल को उगाएंगे किसी भी फील्ड में तो उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, खास करके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की। व्हेन अ फार्मर कंटिन्यूअस टू ग्रो क्रॉप्स वन आफ्टर द अदर देन द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द सोइल रिड्यूस एंड द क्रॉप यील्ड डिक्रीज ऑटोमेटिकली। मीन्स अगर लगातार एक के बाद एक फसल को ग्रो करते रहेंगे तो पोषक पदार्थ की कमी हो जाएगी सोइल में, जिसकी वजह से उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन बी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं और इनको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी पीछे अगर हम देखें तो ये पढ़ाया गया था यहाँ पर। ये प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स जो हेडिंग थी उसमें आपको करना क्या है, वीड्स से क्या है और कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इसका आंसर ये इतना हो जाएगा। अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप। ऐसे प्लांट्स जो क्रॉप के साथ उगाते हैं लेकिन वो कैसे हैं, अनवांटेड है और अनकल्टिवेटेड है, जिन्हें हम कहते हैं वीड्स। और इन वीड्स को कंट्रोल करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं। एक तो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, जब हम फसल को बोने जाते हैं तो उसके पहले इनको उखाड़ देते हैं। बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स, वीडिसाइड्स का उपयोग करेंगे जैसे 2,4-D। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो जाएगा, वीड से क्या है और मेथड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। मीन्स यहाँ पर लिखा गया है, कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना है। ये कुछ बॉक्स दिए गए हैं, उस सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, तो उसको लगाना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिए हैं सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, प्लाउइंग द फील्ड और मैन्यूरिंग। तो ये मेथड हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हमें शुगर केन क्रॉप का प्रोडक्शन करना है तो किन किन चीज़ों को कैसे अरेंज करना है। इसमें जैसे दे रहे हैं कि सबसे पहले कह रहे हैं कि शुगर जो क्रॉप है उसे हम फैक्ट्री में भेजेंगे, लेकिन आपको सेट करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके आंसर में रहेगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइल का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद प्लाइंग द फील्ड, खेत की जुताई करेंगे। देन सोइंग, उसके बाद फिर मैन्यूरिंग, खाद देंगे। फिर इरिगेशन, सिंचाई करेंगे। हार्वेस्टिंग, कटाई करेंगे। उसके बाद हम सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, उसके बाद हम क्रॉप को शुगर फैक्ट्री में भेजेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो सीक्वेंस में नहीं है उसे हमें सीक्वेंस में करना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ
क्ल्यू गिवन बिलो। इसमें पजल आपको कंप्लीट करना है, दिया गया है, इसमें कुछ आपको संकेत भी दिए गए हैं उसके आधार पर। तो ये पजल बुक में दी गई है, ऊपर से नीचे कैसे जाएंगे और क्रॉस कंडीशन में देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये लास्ट क्वेश्चन भी है, इसमें देख लेते हैं। इसका हमने डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर लिखा है। जैसे उसमें डाउन में जो दिया गया है पजल में, उसमें दिया गया है क्ल्यू में प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स, क्रॉप को पानी देना क्या कहलाता है, तो अपना आंसर उसमें भरना है इरिगेशन। वैसे दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया गया है कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, ठीक। जो क्रॉप से ग्रेन है उनको लंबे समय तक क्या करते हैं और रखना है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो लंबे समय तक जो क्रॉप ग्रेन है उनको रखना कहलाता है स्टोरेज, ठीक। अब डाउन में ही पांचवा इसमें है सर्टन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड से ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल में जो प्लांट को ग्रो करते हैं वो प्लांट क्या कहलाते हैं, तो आंसर रहेगा क्रॉप। एक्रॉस में जो तिरछा दिया जाता है उसमें पजल में देखेंगे, तो इसमें दिए हैं अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप, तो ऐसी मशीन जो मैच्योर क्रॉप को काटती है वो क्या कहलाती है, तो आंसर रहेगा हार्वेस्टर। चौथा इसमें अ रबी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्स, मीन्स ऐसी रबी फसल को बताना है जिसमें जो एक दाल भी है, तो आंसर रहेगा ग्राम। 6 इसमें है अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चॉप, जो चॉप है उससे ग्रेन को अलग करना, ये क्या कहलाता है, ठीक है, या किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो पजल में जो दिया गया है उसमें स्टार्टिंग में डब्लू दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा विनोइंग, ठीक। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि पजल था। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक।